सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज का हमारा ये एपिसोड काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मुबारक अली एंड शिव प्रसाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ू फैन सिल्वर डीमंस। अगर बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को ले सकते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप को जरूर लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ू फैन अनकॉन्शियस नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है। उनमें से एक बंदा ज़ू फैन को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और सभी लोग बताता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि ये ऑलरेडी मर चुका है। बात पर जाओ डेजू को अभी भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो एल्डर से पूछता है कि क्या आखिर वो अब कैसे मर गया। अभी तो वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक सीधा खड़ा था। तो वो एल्डर उसे बताते हैं कि हाँ, मगर लेकिन सिर्फ अपनी एक आखिरी सांस के ऊपर ही। उसने अपनी उस आखिरी सांस के साथ में हम सब लोगों को पूरे 3 दिनों तक यहाँ पर रोके रखा, ताकि यहाँ पर हम लोग चाह करके भी उन लड़कियों का पीछा न कर पाए। इसकी बॉडी तो काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ इसकी सोल ही इसको अब तक चला रही थी। और अब जैसे ही उसकी वो आखिरी इच्छा पूरी हुई तो अब उसकी सोल भी यहाँ से उसे छोड़ करके चली गई, जिसका मतलब अब ये बंदा ज़ू फैन यहाँ पे पूरी तरीके से मारा जा चुका है। लेकिन मानना पड़ेगा, हमारे दिए गए 108 गहरे घावों के बावजूद भी ये बंदा दृढ़ निश्चय तक अब तक खड़ा रहा। जिसपे दूसरा वाला बंदा कहता है कि ओ तो वो पहले ही मारा जा चुका था, जिसका मतलब पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक चलते फिरते मुर्दे से फाइट लड़े जा रहे थे। तीसरा वाला एल्डर बताता है कि जब किसी दूसरे इंसान की बॉडी कभी भी डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी सोल भी उसी के साथ में बिखर जाती है। लेकिन वाकई में ये बंदा सचमुच में कमाल था, अपनी आखिरी से आखिरी सांस तक को अपनी सोल से बांधे रखा और अब तक डट के लड़ता रहा। मुझे अब तक बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक ऐसी विल पावर एक डिमोनिक कल्टीवेटर के पास में हो सकती है। ये तो बिल्कुल एक ट्रू हीरो की इच्छा शक्ति के बराबर की है। तो तब ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर भी कहता है कि हाँ, ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना। वो तो सिर्फ एक अभूतपूर्व मॉन्स्टर है। ये मत भूलो कि उसने अपनी इस बुरी तरीके से घायल सोल को और अपनी इस टूटी फूटी बॉडी को कंट्रोल करते हुए यहाँ तक हम लोगों के साथ में पूरे 3 दिनों तक जंग लड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक बंदा आखिर कितना भी ज्यादा हीरोइक क्यों ना हो, मगर लेकिन एक बंदे की आखिरी सांस एक इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकती है। आखिर अपनी बॉडी और सोल के ऊपर इतना ज्यादा जबरदस्त कंट्रोल कौन ही रख सकता है। इस तरीके की चीज को हमारे लिए यहाँ पर जिंदा छोड़ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो ग्रीन बियर्ड वाले एल्डर की ये बात सुनकर तो बाकी के दोनों एल्डर्स भी उसकी बात पर पूरी तरीके से सीरियस हो जाते हैं। इधर ग्रीन बियर्ड वाले एल्डर को पता होता है कि ज़ू फैन यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से ज़ू फैन के ऊपर एक अपना आखिरी हमला करता है। लेकिन तभी आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही करारी लात की पावरफुल किक उसके सीधे मुंह पे जाकर के लगती है। स्लो मोशन में उसका मुंह तो टूटता ही है, मगर उसके साथ साथ वो कई किलोमीटर दूर जाकर के भी गिरता है और वहीं पे मारा जाता है। और उस एल्डर के खत्म होने की वजह से वहाँ पे जो धमाका हुआ था वहीं पे काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। बाकी के दोनों एल्डर्स को तो अभी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर अभी अभी उनके सामने क्या हुआ। अचानक से उनका एक एल्डर इतनी ज्यादा पीछे जाकर के कैसे गिरा। के लिए वो पीछे मुड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी अब यहाँ पे हमारे बीच में टांग अड़ाने की हिम्मत हुई। मगर जिस बंदे ने उस एल्डर के यहाँ पे लात मारी होती है, ज़ाओडेज़ू ऑलरेडी उस बंदे को जानता है और उसे वहाँ पर ज़ू फैन की मदद करते हुए देख करके वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये लेन, आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो। भाई, डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज़ू फैन का सबसे बड़ा राइवल अब यहाँ पर ज़ू फैन का दोस्त बन चुका है और यहाँ पर ज़ू फैन को बचाने के लिए आया है। अब इधर ये लेन ज़ू फैन को अपने कंधे पर उठा करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उन सभी लोगों से कहता जाता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर इसे मारना चाहते हो कि नहीं, तुम लोग इस चीज के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो इधर ये लेन का नाम सुनकर के यहाँ पे वो दूसरा वाला एल्डर भी रुक जाता है और उसकी बात सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि ये लेन, ये तो डबल ड्रैगन गैदरिंग का वही रनर अप है। ये तो ज़ू फैन के साथ बिल्कुल उसके बराबर लेवल पर है, यहाँ तक कि ये कुछ चीजों में ज़ू फैन तक को पीछे धकेलने में सक्षम है। तो एक इस तरीके का एक्सपर्ट बिल्कुल ज़ू फैन के सेम लेवल का ही होना चाहिए। मगर लेकिन आखिर वो ज़ू फैन को बचाने के लिए यहाँ पर क्यों है? हम लोग तो पहले ही इसके लिए काफी कुछ चुका चुके हैं और अगर अब हमें इस सब के बावजूद भी किसी तरीके की सफलता नहीं मिली तो फिर आखिर हम सेक्टर में वापस जाने के बाद में अपना क्या मुंह दिखाएंगे। सोचते सोचते वो एल्डर येलेन को ज़ू फैन को ले जाते हुए देखता है और उससे कहता है कि येलेन, तुम्हारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेट तो
एक राइटियस एक्ट है, बिल्कुल हमारे यूनिवर्सल राइटियस एक्ट की तरह। येलिन, हमने तुम्हारे इस महान नाम को सुना है, तुम हमारे राइटियस पाथ के आने वाले भविष्य हो, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर एक इस तरीके के डेमोनिक कल्टीवेटर की मदद करने के लिए क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन अगर हम अभी उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो आने वाले समय में ये हमारे राइटियस एक्टों के लिए एक बेहद ही ज्यादा भयानक क्लैमिटी, एक विपत्ति लाएगा। और मुझे यकीन है कि तुम किसी का अधीन तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहोगे, और ना ही तुम ये चाहोगे कि वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का खिताब एक डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों में हो। आज यहाँ पर हमारे यूनिवर्सल राइटियस एक्ट ने उसे यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए अपना कदम रखा है, ताकि हम यहाँ पर डीमंस को खत्म करके वेस्टरलैंड के राइटियस पाथ को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए तुम बस यहाँ पर इस चीज को अनदेखा कर दो और इस लड़के ज़ूफेन को यहीं छोड़ जाओ, और मैं वादा करता हूँ फिर इसके लिए तुम्हें कोई डांट नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई सन की या फिर जेलस इंसान कहेगा। तुमको यहाँ पर अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे और तुम यहाँ पर मशहूर हो जाओगे। और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल एक तीर से दो निशाने मारने जैसा हो जाएगा। तो एल्डर की ये सारी बातें सुन येलिन चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। एक लूजर होता है और एक विनर होता है। मैं कभी भी तुम्हारी इस तरीके की घिनौनी योजनाओं में शामिल होकर के अपने आप को इतना नहीं गिराऊंगा, और एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर होने के रूप में मैं अपने नाम को इतना ज्यादा कलंकित कभी नहीं करूंगा। तो अब इधर येलिन के मुंह से एक सीक्रेट बीस्ट का नाम सुनकर तो वो दोनों ही एल्डर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर? येलिन कहता है कि तुम तो बस इस मोटल डोमेन के नीच और घटिया लोग हो, और मेरा तुम लोगों से बात करना मंदबुद्धि लोगों से बात करने जैसा है, और शायद इस दुनिया में मेरे जैसा सिर्फ यही एक इंसान है। तब देखते हुए येलिन ज़ूफेन की हालत की ओर देखता है, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस होता है। तो ये सब देखते हुए फिर येलिन अपने मुंह से एक छोटे से ब्रेथ एसेंस को बाहर निकालता है, जो कि अभी दिखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा होता है, लेकिन उससे निकल रही भयानक पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होती हैं। उनसे दूर खड़े उन इथेरियल स्टेज और सोल हार्मोनी स्टेज के सभी एक्सपर्ट्स की भी फटके चौसठ हो जाती है। उस ब्रेथ एसेंस से निकल रही डेंजरस पावर उनकी सोच से कहीं गुना भयानक होती है। उस चीज की भयानक पावर्स को देख करके तो ज़ाओ डेज़ी घबराते हुए येलिन से पूछता है, येलिन व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज है? येलिन सिर्फ मुड़ते हुए से इतना कहता है कि एक मरे हुए इंसान को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और आखिर भला तुम्हारे साथ में कौन ही खड़ा होगा? करके येलिन ज़ूफेन को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे रह गया येलिन का वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका बड़ी तेजी से उन सब लोगों की ओर ही जाता है, और वो सभी लोग उस चीज को बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। और जब ज़ाओ डेज़ी भी उसे अपनी करीब से देखता है तो वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे याद आया। और अगले ही पल उस ब्रेथ एसेंस से भयानक तरीके की गोल्डन एनर्जी अनलेस होने लगती है। इसके बाद वहाँ पे एक इतना बड़ा धमाका होता है कि सिर्फ एक ही पल में वो सभी लोग वहाँ पे खाक में मिल जाते हैं। फिर भी एक सेकंड के लिए वो उस भयानक आग को सह नहीं पाता, लेकिन उस खतरनाक डिस्ट्रक्शन को करने के बाद में बस चुपचाप ज़ूफेन को लेकर के वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पे अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ उस भयानक तबाही को। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है वहाँ से काफी दूर एक जगह का, जहाँ पे किंग चेन और वो तीनों लड़कियां अभी भी तेजी से उड़ते हुए डबल ड्रैगन गैदरिंग की ओर ही जा रही होती है। उड़ते उड़ते डेनर किंग चेन से कहती है कि सिस्टर किंग चेन, हमें अब तक पूरे 3 दिन हो चुके हैं, अब तक उन्हें हमारा पीछा नहीं करना चाहिए, तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं। तो रूहा भी कहती है कि हाँ किंग चेन, तुमने अपनी इस सैडनेस में अपना सब कुछ झोंक दिया है, चीज से तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हो, इसलिए अब थोड़ा सा आराम कर लो। फिर शायद ज़ूफेन भी वहाँ से बचने के बाद में शायद हमारी बराबरी कर हमारे पास आ जाए। चेन कहती है कि नहीं, ज़ूफेन ने यहाँ पर हमें बच कर निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, तो फिर आखिर हम उसे ऐसे कैसे निराश कर सकते हैं? इसलिए अब हम लोग सिर्फ तभी रुकेंगे जब हम लोग डबल ड्रैगन मैनर पहुंच जाएंगे। उनके इतना कहने के साथ ही उन लोगों के पीछे भी वो भयानक डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है, क्योंकि इतनी ज्यादा भयानक होती है कि कई 100 किलोमीटर भी उन्हें दिखाई पड़ती है, और उसकी उस भयानक आवाज को सुन वो तीनों लड़कियां वहीं पे शब्द रह जाती हैं। तो अचानक किंग चेन और दोनों लड़कियां रुकती हैं और पीछे मुड़ करके उस भयानक डिस्ट्रक्शन को देखती हैं। इधर किंग चेन की तो उस भयानक डिस्ट्रक्शन को देख करके आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस खतरनाक धमाके में एक इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई होती है। इतनी ज्यादा दूर आने के बावजूद भी उन्हें वो डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ती है, और आधे से ज्यादा जंगल उसमें जल जाता है। डेनर उस और शौक होकर के देखते हुए कहती है कि वो जगह तो वही है ना जहाँ पे कि ब्रदर ज़ू उन लोगों के साथ में फाइट लड़ रहे थे। तो कहता हुआ देख फेरिसू जल्दी से डेनर को शांत कराती है, लेकिन तभी इधर हमें सिस्टर चूचू यानी कि किंग चेन की ओर दिखाया जाता है। वहाँ पे उस नजारे को देखते हुए बुरी तरीके से कांपने लगती है, और ज़ूफेन के लिए बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए उसे आवाज लगाती है